अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत ने जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए आइन में तरमीम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस को भी आगाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन इजलास में वज़ीर क़ानून ने शुरका को बताया कि हुकूमत आर्टिकल 175A में तरमीम करने पर गौर कर रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इसकी तस्दीक करते हुए ये इशारा भी दिया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल करने और जज की रिटायर 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़ भी गर्दिश कर रही है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त आला अदलिया में जजेस की तकर्री 19वीं आइनी तरमीम और आर्टिकल 175A में बताए गए तरीक़ाकार के तहत की जाती है। जजेस की तकर्री का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस, एक साबिक चीफ जस्टिस, वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। जुडिशल कमीशन जजेस की तकर्री के लिए सिफारिशात 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाती है, जिसमें 4 सेनेटर और 4 अरकान असम्बली शामिल होते हैं। इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी बराबर होती है। अगर ये कमेटी 14 रोज़ में फ़ैसला न करे तो अदालती कमीशन का फ़ैसला हतमी तसव्वुर किया जाता है। आइन में की गई ये वाहिद ऐसी तरमीम है जो किसी भी मुंतखब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फुल बेंच ने पार्लियामेंट को हुक्म दिया था कि 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्री पर नज़रसानी की जाए। अदालत ने फैसले में कहा था कि 18वीं तरमीम के तहत जजेस की तकर्री में चीफ जस्टिस की राय की अहमियत कम हो गई है। पार्लिमानी कमीशन को जजेस के नाम मुस्तरद करने का इख्तियार देने का मतलब उन्हें वेटो पावर देना है। पार्लिमानी कमीशन में 4 अरकान मुकर्रर करने के इख्तियार से जजेस के तकर्रुर का मामला सियासत ज़दा होने का खदशा है। 2010 में जिस वक्त ये तरमीम मंजूर हुई तो पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, ये उनका क्रेडिट है कि 1 साल में पार्लियामेंट से 2 तरमीम मंजूर करवाई हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक 19वीं तरमीम पार्लियामेंट से जबरदस्ती मंजूर करवाई गई थी। 19th अमेंडमेंट जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया। हाउस को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर कानून को धमकी दिया गया, आप 19th अमेंडमेंट पास करें वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। आज हुकूमत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय करने के इशारे भी दे रही है, लेकिन पहले यही नून लीग थी जो इसकी भरपूर मुखालिफत किया करती थी। सईद खोसा साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब को क्यों मैसेज भेजा गया कि आसिफ सईद खोसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी जाए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के ओहदे से मुताल्लिक आईन पाकिस्तान में पहली तरमीम 1976 में हुई, जिसके तहत अगर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच भी जाए तो उस वक्त तक बतौर चीफ जस्टिस की हैसियत से काम करते जब तक उनके ओहदे की मयाद पूरी नहीं हो जाती। इस तरमीम से उस वक्त के चीफ जस्टिस याकूब अली खान को फ़ायदा हुआ, जिन्हें भुट्टो साहब के करीबी समझा जाता था, लेकिन बाद में जनरल ज़िया ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया तो उनको घर जाना पड़ गया था। अगर मौजूदा हुकूमत ऐसी कोई तरमीम लाती है और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत को 3 साल करती है तो मुमकिन तौर पर इससे मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी हो सकती है। मौजूदा मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उनके बाद जस्टिस एजाजुल हसन को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की वजह से अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। अगर हुकूमत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल कर देती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2026 तक इस ओहदे पर फाइज रह सकेंगे। अगले मुतवक्के चीफ जस्टिस शाह 2026 में ये ओहदा संभालेंगे और फिर 2029 तक इस ओहदे पर रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो 2027 में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस याया आफरीदी 2032 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। लेकिन इस दौरान जस्टिस आयशा मलिक रिटायर हो जाएंगी, जो पहली खातून चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान साहब। सर, सबसे पहले मुझे ये फरमाइएगा और इसके साथ साथ मुझे साहबजादा हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, एक और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ और राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, जैसे कि जजेस तकर्री के लिए आइनी तरमीम के हवाले से मुसलसल काफ़ी बातें हो रही हैं। कल
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि उनकी हिदायत है कि कमेटी कायम करके जजेस की तैनाती के हवाले से इस पर आइनी तरमीम हो। इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या फैसला करेगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हामिद रज़ा साहब ज़रा फरमाइएगा सर, जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर इल्ज़ाम लगता था कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ के दौर में मुद्दत मुलाजमत का जो बिल आ गया था, लेकिन नून लीग मुद्दत मुलाजमत के ख़िलाफ़ थी, उसकी तौसी करने के ख़िलाफ़ थी। आज आप पर वही इल्ज़ाम आप लोग लगाकर मुखालफत कर रहे हैं इसकी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर उस दौर में हम चाह भी रहे थे तो हुआ नहीं। जो तरीक़ाकार था वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए ही वो तकर्रियाँ होती रहीं, और वो कासिफ सईद खोसा साहब हों, साकिब निसार साहब हों, इवन बंदयाल साहब हों या काजी फ़ायज़ साहब हों, वो उसी तरीक़ाकार के तहत ही मुंतखब होते रहे। और जो बुलंदो बांग दावे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा करती रहीं, वो भी आपने मेरा ख्याल रिकॉर्डेड चला के तो उनका माजी भी बता दिया। लेकिन इसमें मैं एक और बड़े एहसास इशू की तरफ आपकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा जो इस आइनी तरमीम से रिलेटेड है। वो ये है कि इस आइनी तरमीम की जो हैसियत है वो गैर इखलाकी होगी। गैर आइनी तो खैर कहना बात की बात है, गैर इखलाकी मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब हमारा रिज़र्व सीट्स का इशू आया था तो मैंने उस वक़्त ही ये पॉइंट रेज़ कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक मेलाफाइड इंटेंशन थी रिज़र्व सीट्स हमें महरूम किया जाए, ताकि उन सीट्स की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिलती है। अगर हमारी रिज़र्व सीट्स हमें वापस कर दी जाएँ या हमारी रिज़र्व सीट्स किसी को भी अलॉट ना की जाएँ और उनका स्टेटस निल एंड वॉइड रहे, तो उस सूरत के अंदर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती। अब इसका केस भी मंडे वाले दिन फिक्स हो चुका है। वो हमारी रिजर्व सीटों का इस मामले के अंदर पहले 8 को उसकी समाअत थी, उसके बाद अब 6 तारीख को उसकी समाअत है मंडे वाले दिन। हमें उम्मीद है कि आइनी, कानूनी और इखलाकी तकाज़ों के मुताबिक, और चूँकि इलेक्शन कमीशन ने एक प्ली उस वक्त ये ली थी कि SIC पार्लिमानी पार्टी नहीं है, अब इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद SIC बाकायदा पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। इसका मेंबर्स नेशनल असम्बली में भी मौजूद हैं, और अब इसके मेंबर जिन्होंने SIC के इंतखाबी निशान घोड़े पर इलेक्शन लड़ा वो KPK के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर आप हमारी सीटें वापस कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो ये आइनी तरमीम वाला मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, फिर तो हमें इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट अगेन डिपेंड्स कि अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला करती है, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशंस का भी अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई मॉरल ग्राउंड्स लेती है, आइनी कानूनी ग्राउंड्स लेती है, या फिर वहाँ पर भी पर्सनल इंटरेस्ट आप ये कह रहे हैं कि ये अगर आप लोगों की रिजर्व सीट्स जिसको आप क्लेम करते हैं, अगर वो आपको दे दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप करने ही नहीं देंगे। इसलिए कि अगर वो सीट हमें वापस मिल जाती हैं या उनको स्टेटस को कर दिया जाता है, वो नल एंड वाइड हो जाती हैं, किसी के पास नहीं जाती, उस सूरत के अंदर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं बचेगी तरमीम करने के लिए, तो फिर तो ये मामला ख़त्म ही समझा जाएगा। इसलिए अब ये फैसला जो है रिजर्व सीट्स का, ये इंतहाई क्रिटिकल है। नहीं सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि आप लोग इसका उसूली तौर पर मुखालिफत इसकी कर क्यों रहे हैं, जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से, उनकी तकरीर, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से आप लोग बिल लेकर आ गए थे, तो जो फैसला कल आप लोगों का था सही, आज वो गलत कैसे हो रहा है सर? नहीं, उसके अंदर देखिए मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, बिल लेकर आए, लेकिन बिल के ऊपर इत्तेफाक राय आप लोग नहीं लाए थे, ना होने की वजह से वो बिल पास नहीं हो सका। ठीक है, मेरा कहने का नुक्ता नज़र सिर्फ ये है कि अगर तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होती है, वो फिर उसको लाएं ना लाएं, वो तरमीम इखलाकी हो ना हो, गैर इखलाकी हो, जो भी हो, फिर तो उसका मैंडेट हुकूमत के पास मौजूद होगा, फिर हुकूमत उसके ऊपर चल सकती है। लेकिन मैंने उस वक्त भी, मैं उन लोगों में से शामिल हूं जिन्होंने इस नुक्ता नज़र की मुखालफत की थी। आसान कर दें मेरे नाज़रीन के लिए भी, सिर्फ ये बता दें सर कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होनी चाहिए या नहीं, आज हो, कल हो, बाद में हो, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं इसके ऊपर कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर है जी कि जो तरीकाकार इस वक्त है, जिसके तहत चीफ जस्टिस अपनी बाकी मुद्दत के लिए आते हैं, वही तरीकाकार रहना चाहिए। मैं 3 साल मुद्दत के हक में नहीं हूँ।
3 साल मुद्दत के बाद आगे हमारे एक्सटेंशंस के रोले नहीं हल हो रहे बाकी इदारों के अंदर, बिल्कुल ठीक। फिर इस एक बिल्कुल इदारे ठीक। के अंदर भी एक्सटेंशन आपका का पॉइंट आ गया इस पर। मैं आती हूँ जाएगा। दोबारा आपकी तरफ, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। आपका पॉइंट इस पर बड़ा क्लैरिटी के साथ आ गया। राना साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए सर, क्या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल करने के हवाले से भी बात हो रही है? सिफारिशात मौजूद हैं, तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है, इसको जो 65 ईयर्स थी, अब उसको 68 साल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इस पर भी काम हो रहा है? ये देखें, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब इसके ऊपर काम हुआ तो वो छुप के नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है आईनी तौर पे तरमीम करनी पड़ेगी और वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके अंदर जाहिर सी बात है अगर कंसेंसस ये तो कल क्लैरिटी हो गई ना आजम नजीर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहे हैं कि वजीर आजम की हिदायत है कि इस आईनी तरमीम पर काम हो, तो ये तो क्लैरिटी आ गई कि इस पर काम हो रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये पॉइंटर्स हैं जो जेर गौर हैं? नहीं, देखें, आजम नजीर तारड़ साहब ने क्लियर किया कि इसके ऊपर कोई उस तरह से अभी कोई ना हदायत है और ना उस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन आता है कि अगर जो है एक चीफ जस्टिस जिसका किसी का 6 महीने का टेन्योर, किसी का साल का टेन्योर, लेकिन जब भी ये सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर कोई हदायत आई और ये इन प्रोसेस हुआ, तो वो फिर ऑब्वियसली मुशावरत के साथ और फिर कोalition पार्टनर्स के साथ और बाकी दीगर जमातों जो ऑपोजिशन में भी बैठी हैं उनके साथ भी और पार्लियामेंट की कमेटी और पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल होगा। तो अभी वो टाइम भी नहीं आया। सवाल ये है, बड़ा सादा सा सवाल ये है सर, कि अगर कहीं पर भी इस पर कोई बात नहीं हो रही, अंडर डिस्कशन भी नहीं है, तो कोई भी वजीर इसको क्लैरिटी के साथ मुस्तरद क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को मुस्तरद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कल भी आजम नजीर साहब भी यही कह रहे थे कि वो कैटेगोरिकली इस चीज को रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में डिस्कशन हो जरूर रही है। तो इसको क्लैरिटी के साथ आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? राना सना साहब कह रहे हैं कि ये जो होने जा रहा है, या ये तो तरमीम होती है, या अगर मुद्दत तय होती है, तो ये जुडिशरी के मफाद में होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब आप कोई लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ेंगे या कोई इस डिस्कशन को फॉर्मल की, तो वो चीजें हर एक को वो खबर पहुंच जाएगी और वो ओपन होगा, वो छुप के नहीं होगा। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। लोगों की राय तो होती है, हर सब्जेक्ट के ऊपर राय होती है और एक छोटी मोटी डिस्कशन होती है, लेकिन ऐसा प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसा कोई प्रोसेस जो तारिक साहब ने कल बात की थी अभी नहीं स्टार्ट हुआ कि आप उसके ऊपर कोई ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दें या उस ड्राफ्ट को आप किसी कमेटी में ले जाएं या ये असेंबली के ऊपर बात हुई हो। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम आपको बता रहे हैं। ठीक, लेकिन अगेन वही वाली बात कि इसको रद्द नहीं किया जा रहा है। और अगर फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात आगे बढ़ाती हूँ, तो सर मुस्लिम लीग नून मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से, तौसी तय करने की मयाद के हवाले से आप लोग मुखालफत करते रहे हैं माजी में। PTI के दौरे हुकूमत में आप लोग इसकी बड़ी मुखालफत करते रहे हैं। दोनों की जो मुखालफत है वो चीफ जस्टिस की मुखालफत में इल्ज़ामात एक जैसे, वो भी एक जैसे हैं कि आप भी यही कहते थे और ये भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि मौजूदा जो हैं वो हुकूमत की हिमायत करते हैं, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। सर काउंटर करें। हेलो, देखें आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपसे सवाल किया मैंने। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। देखिए बात ये है कि अभी जो रीसेंट इसके ऊपर हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जो हमने अमेंडमेंट की, बिल लेके आए, वो बिल ट्रांसपेरेंसी लेके आया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमने जो है सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करना है। फिर जजेस की तकर्री के ऊपर बड़ी डिटेल में आजम नजीर तारड़ साहब ने बात की कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, बाकी मुल्कों में क्या रोल होता है। तो ये चीजें तो बिल्कुल जब ये फॉर्मलाइज होंगी तो ये सारा कुछ असेंबली के अंदर आएगा। बात ये है कि अगर हमारा कोई भी मौकफ पहले था, अगर कुछ हम करने जाएंगे तो वो ढक छुप के नहीं होगा, वो ओपन ही होगा, वो कोलिशन पार्टनर्स की मुशावरत के साथ होगा। बिल्कुल ठीक। सर एक और मामला राना साहब, वो कब ओपन होगा? सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है और हुकूमत को उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर दिया है। नहीं, देखें, ऐसी तो कोई कैबिनेट ज्वाइनिंग की तो मेरे पास कोई ऐसी कोई खबर नहीं है
कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट ज्वाइन करने जा रही है, ऐसी कोई खबर नहीं है। सही सही, आप कह रहे हैं ऐसी कोई खबर नहीं है। और सर, पंजाब हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी को शमूलियत की दावत दी जाएगी, इस तरह की कोई राय मौजूद है पार्टी के अंदर? देखिए, हम लोगों ने वफाक में तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को दावत दी थी, लेकिन उसका रिस्पांस नफी में आया और अभी भी कोई इसमें कोई अपडेट नहीं हुई चीज कि ऐसी कोई खबर हो या बातचीत हो। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली या मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि कुछ ये इस तरफ मामला बढ़ने जा रहे हैं। जहां तक पंजाब का मामला है, मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन ये कि पंजाब की गवर्नमेंट का या कैबिनेट का कोई मेंबर हो तो वो बेहतर आपको अपडेट कर सकता है इसके ऊपर। लेकिन वहां भी मैंने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि पीपल्स पार्टी जो है नहीं सुनी। आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी इत्तलात मौजूद नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। हामिद रिजा साहब, सर जरा थोड़ा से बात को आगे बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ ये इशारा दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, इसका जो इजहार है वो बड़ी शिद्दत के साथ सामने आ रहा है, लेकिन वहां से ऑब्वियसली नो लेफ्ट का बोर्ड है और आप लोग भी एतमाद बढ़ाने के बजाय क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। और सर, इस तनकीद के साथ और फिर ख्वाहिशात भी है कि मुज़ाकरात हो जाएं, बात हो जाए, कैसे मुज़ाकरात के लिए आमादा करेंगे सर आप लोग? अच्छा देखिए, मैं एक बात के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे साथी हमारे उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को शायद ये ले लिया गया कि ये इमरान खान साहब का व्यू है या कोई ऐसी चीज़ है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि मौजूदा हुकूमत, जिसे हम इल्लेजिटिमेट तस्लीम करते हैं, लेकिन बहरहाल हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, अगर ये मुज़ाकरात करना चाहती है तो मुज़ाकरात के लिए जो एजेंडा आइटम्स होंगी, उन एजेंडा एक या दो इश्यूज़ ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बिठाए बगैर हल नहीं हो सकते। जैसे कि 9 मई का उसके ऊपर हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और जाहिर है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी के हवाला से हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेना पड़ेगा या उनका मौक़िफ़ पूछना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत के पास ये इख्तियार है, नहीं, और उसी क़यादत के ऊपर सर इख्तियार में आती है बदतरीन तनकीद करके। किसकी आपको कैसे लगता है कि फिर मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे हामिद साहब? नहीं, मेरी एक बात सुने। मेरा एक सवाल है कि अगर मुझे किसी भी ज़ात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी शख्सियत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप उसकी शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ात को इदारे के साथ मुंसलिक क्यों करते हैं? मेरी ये समझ से बाहर है। अगर मैं इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, ये उनका इस्तेहकाक है और ये पाकिस्तान के हर आदमी का इस्तेहकाक है कि वो किसी शख्स को अगर अपना को मोहसिन समझता है तो उसका इजहार कर दे, अगर किसी शख्स को अपना मुखालिफ समझता है तो इजहार कर दे। तो इमरान खान साहब ने जेल में होते हुए इसी बात का इजहार किया ना कि अगर मुझे कोई लाइफ थ्रेट आता है तो उसमें उन्होंने चीफ साहब का नाम ले दिया उसके अंदर। तो ये इस्तेहकाक तो आप उनसे वापस नहीं खरीद सकते। वैसे मैं बहुत दूर का माजी नहीं है सर, बहुत दूर का माजी नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले की, कुछ सालों पहले की बात है कि आप ही के इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि जो फौज का सरबराह होता है वो अकेला नहीं, वो पूरी फौज का सरबराह होता है। पूरी फौज को वो जो है ना वो लेकर चल रहा होता है। उस पर तनकीद से मोराल पूरी फौज का डाउन होता है, दुश्मन को फायदा होता है। ये इमरान खान साहब के जुमले हुआ करते थे सर। आज आप शख्सियत की और इदारे की बात करें सर, आपने कुछ दिनों पहले तहरीक इंसाफ को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दिया, लेकिन फिर रऊफ हसन साहब आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये भी कहा था कि अगर आने वाले हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलता तो आप मुस्ताफी होने वाले पहले शख्स होंगे। तो क्या आप अपनी हद तक इस फैसले पर कायम हैं सर? अच्छा देखिए, मेरे उस ट्वीट को जिस तरीके से, अब क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप उसे खोल भी लें तो मैंने कमिंग वीक्स का तज़किरा किया हुआ है और उसके ऊपर मेरी बात ये हुई थी कि आप एक सेफ़ टाइम दें हुकूमत को। वो सेफ़ टाइम वीक्स में 12 वीक्स हो सकता है, 16 हो सकता है, 20, यानी आप 3 माह, 4 माह, 5 माह का मार्जिन दें। अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाला से हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करती है तो उसके ऊपर हमें पार्लियामान का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाला से आज से 6 माह के बाद भी हम उसी जगह पर बैठे हों जहां 8 फरवरी से पहले बैठे हुए थे, या आज के दिन पर बैठे हुए हैं, पॉइंट 0 के ऊपर खड़े हुए हैं, और आज के 6 माह बाद भी अगर हमने पॉइंट 0 के ऊपर ही खड़ा होना है, तो आप एक डेडलाइन तो कम से कम ड्रॉ करें। और उस डेडलाइन को अगर वो मैच नहीं किया जाता, हुकूमत की तरफ से आपको कोई संजीदगी नज़र नहीं आती, तो ये मेरी एक ज़ाती
राय थी कि मैं इसको सीसी के अंदर और मैं इसको पार्लिमानी कमेटी के अंदर मैं इस आइडिया को टेबल पे रखूंगा कि फिर हमें अगर सड़कों के ऊपर निकलना है 6 महीने बाद तो भी ऐसी इमरान गवर्नमेंट खान जिसे हम रिहा नहीं होते illegitimate हैं तस्लीम और करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हो गए हैं वो लोग असेंबली के अंदर होते हैं, तो हामिद रजा साहब का स्टेटस क्या होगा? हामिद रजा 6 माह के बाद इमरान खान को अपना इस्तीफा हैंड ओवर कर देगा। दिस इज़ माई कमिटमेंट एंड दीज आर माई वर्ड्स। आगे चूंकि मैं इमरान खान साहब की हमायत के साथ और इमरान खान के वोटरों की मोहब्बत की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं अपना इस्तीफा जो है इमरान खान साहब को हैंड ओवर कर दूंगा। मुझे गंदम स्कैंडल पर भी बात करनी है, आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही चला। मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दोनों मौजूद मेहमान राना एहसान अफजल साहब और साहबजादा हामिद रजा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ दोनों मेहमानों की। राना साहब, आपकी हुकूमत ने बताया सर कि मौजूदा जो गंदम स्कैंडल है इसकी जिम्मेदार निगरा हुकूमत है, जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद की। फिर अब बताया जा रहा है कि निगरा हुकूमत में जो गंदम थी वो पहले गई थी, उसकी मंजूरी बाद में हुई थी और ब्रीफिंग में की बात वज़ीर आज़म को भी बताई गई। इसमें कितनी सदाकत है? मियाँ साहब को बताई गई। देखिए, ये गंदम की जो इंपोर्ट की इजाज़त थी और वो भी प्राइवेट सेक्टर को, वो बिल्कुल केयर टेकर हुकूमत में दी गई। और जब तक हमारी हुकूमत आई थी तो बहुत हद तक जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली गई थी और वो इजाफी गंदम भी जो है वो रस्ते में उसके शिप निकल चुके थे। तो इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि दिसंबर के महीने में टीसीपी को मना किया गया कि जो हुकूमती एक तरीके से इदारा है कि वो गंदम जो है वो बरामद ना करे, इंपोर्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी गंदम काफ़ी आ रही है। तो ये बिल्कुल ये सारा मामला जो है ये केयर टेकर सेटअप के अंदर हुआ। इजाज़तें प्राइवेट सेक्टर को तब दी गई और बाय द टाइम हमारी कंफर्म कर दीजिएगा कि ब्रीफिंग में बताया गया कि मंजूरी बाद में हुई, पहले दरामद कर ली गई, पहले गंदम आ गई पाकिस्तान। ये देखें, इसके ऊपर अब एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है और वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो मुकम्मल तौर पे सारे इन पहलुओं के ऊपर जो है वो एक हतमी रिपोर्ट जो है वो फराहम करेगी, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसके क्या जिम्मेदारियां थी और क्या वो नहीं निभा सके। वहाँ भी बहुत सारे इश्यूज हमें नज़र आए। जो प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी थी उसके अंदर जो डीपीपी का, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग का कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं हमें नजर आया, जहां देखा जा रहा था कि कितनी गंदम प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट कर ली है और कितनी कहां ब्रेक लगाने की जरूरत है। और फिर कुछ जगहों पे जहां ब्रेक लगाई गई, मीडिया पर आना साहब इस हवाले से कुछ और रिपोर्ट्स भी चली हैं, वो जरा सुन लीजिएगा। निगरां हुकूमत के दौर में वजारत खजाने की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद के बजाय खुली छूट दी गई। गंदम दरामदगी पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट भी दी गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ये जो खबरें चल रही हैं ये भी दुरुस्त है? देखिए, आपको नहीं, देखें किरण, असल जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ कि जो इजाजत थी वो तकरीबन 2.5 मिलियन टन की थी और जो गंदम जो इंपोर्ट हुई वो कोई तकरीबन 3.6 मिलियन टन के करीब गंदम इंपोर्ट हुई। तो 1.1 मिलियन गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर। राना साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपको लाइन पर लेती हूँ। हामिद रजा साहब, सर ये सारा मामला ऑब्वियसली आप भी देख रहे हैं, गंदम के मामले पर सारी जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर डाल दी गई है। कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है पीटीआई इस पर? क्या ये मुमकिन है आप भी इनके साथ सड़कों पर आ जाएं फिर? अच्छा देखिए, उसके अंदर मैं एक बात वाज़ा कर दूं, मुझे वैसे अभी तक ये समझ नहीं आई ये निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का कॉन्सेप्ट। जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। हामिद रजा साहब जरा कंप्लीट कर लें, फिर मैं आती हूँ राना साहब आपकी तरफ। आप देखिए, ये जो हम निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, इसमें मुझे को थोड़ा फ़र्क ज़रा अगर आप बता सकें। अब निगरान हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला थे आज वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं,
निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला पंजाब थे आज वो वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं। तो मौजूदा हुकूमत तो निगरान हुकूमत ही का तसलसल है ना। आखिर जब वहाँ पर ये गंदम के हवाले से फैसला जात हुए तो वहाँ पर पंजाब का वज़ीर आला मौजूद होगा, वहाँ पर मुल्क का वज़ीर दाखिला मौजूद होगा, वहाँ पर दीगर सूबों के वज़राए आला मौजूद होंगे। वो तमाम लोग जो आज निगरान गवर्नमेंट छोड़ने के बाद मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं वो ज़िम्मेदारान तो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत को ज़िम्मेदार समझती है तो फिर मौजूदा वज़ीर दाखिला क्यों अभी तक वज़ीर दाखिला है, मौजूदा वज़ीर आला बलोचिस्तान क्यों अभी तक वज़ीर आला बलोचिस्तान है। देखें, इसके अंदर आपको एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो ये है पाकिस्तान में जब भी इस किस्म का कोई बहरान आता है, ये बहरान आज से 10 साल पहले भी एक मरतबा आया था, जब भी इस किस्म का बहरान आता है तो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। ब्लेम गेम का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो ये जो घपला और जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स ना की जा सके, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता रहे। और आज आप मेरी बात इस प्रोग्राम में लिख लीजिएगा, ये जो भी कमीशन हुकूमत बना रही है, जो कुछ भी मौजूदा हुकूमत कर रही है, अगर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद किसी के खिलाफ को कार्रवाई हुई तो आप मुझे प्रोग्राम में बुला लीजिएगा, मैं आपके सामने मौजूदा हुकूमत की इस स्टेप की तारीफ कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। आप जाके बाहर सड़कों के ऊपर देखें, इस वक्त मेरे फैसलाबाद के अंदर रेट 2400, 2500, 2600 रुपए है। बारदाना नहीं मिल रहा, बारदाना 500 रुपए आपको मिल रहा है। जिम्मेदार की फसल जमीन के अंदर पड़ी हुई है। जो आपने बात की है ना, इसका जवाब हुकूमत की नुमाइंदगी है ना यहाँ पर, तो वो इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। राना साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, अनवारुल हक काकड़ साहब साबिक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम और मोहसिन नकवी साहब जो कि मौजूदा वजीर दाखिला हैं, इनको भी तलब किया गया है जिस तहकीकाती कमेटी की आप बात कर रहे हैं उस पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर लूं। एक तो बारदाना के ऊपर जो ये बैग्स बिक रहे हैं उसके ऊपर आज सख्त हदायत दी गई है कि अगर जीरो टॉलरेंस इसके ऊपर होगी और अगर ऐसा ही कोई भी कार्रवाई पकड़ी गई तो सख्त से सख्त सजा जो है वो उन मुतलका जो है अफसरान को दिया जाएगा। तो ये कल से आपको इसका जो है वो रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगा। बाकी पास्को जो वफाकी अदारा है उसने अपना हदफ जो है वीट प्रोक्योरमेंट का वो 1.4 मिलियन टन से 1.8 मिलियन टन कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में हिस्टोरिक है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल प्रोक्योर उसने वीट करना शुरू कर दी है और तकरीबन 90% टारगेट उन्होंने प्रोक्योर कर लिया। अभी इजाफी 4 से 5 लाख टन हम लोग उसमें इकट्ठा करेंगे। देखें, बाकी बात यह है कि जो पंजाब जो सूबे हैं उन्होंने बिल्कुल इन्फॉर्म किया वफाक को कि हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और फिर ये सारी जो इसके मामला और मोहसिन नकवी साहब को तलब किया है। देखिए, जो रेलेवेंट लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जहां वो डीपीपी का डिपार्टमेंट है नंबर 1, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, उसके अंदर उसके जो सेक्रेटरीज हैं उस वक्त के मौजूदा सेक्रेटरीज, उनको भी तलब किया गया। और उसके अलावा जो ईसीसी के जो भी उसके अंदर यहाँ तक डिटेल में जाया जा रहा है कि एफपीआर के अंदर जो कस्टम्स की डिटेल है कि कब एलसीज खुली, बैंक स्टेट बैंक से भी तलब किया जा रहा है कि एलसीज कब खुली और कब वो डिलीवरीज आई। तो एक मुकम्मल एक इंक्वायरी अंडर वे है और इसकी बिल्कुल तहकीक की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि एक तरफ 25 करोड़ अवाम को जो है वो सस्ता आटा मिल रहा है, क्योंकि खुशाइन बात है जिससे महंगाई कम हुई है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो किसान है उसका भी जो नुकसान है। क्लियर कर दीजिएगा सर, जैसा कि अभी हामिद साहब कह रहे हैं कि वो फिर अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है और एक्शन होता है तो वो मेरे ही शो में आके दोबारा आपके इस इक़दाम को प्रेस करेंगे। तो सर कोई भी जिम्मेदार जो इस वक्त हुकूमती ओहदों पर मौजूद है, कोई भी उसमें से जिम्मेदार निकलता है, वो चाहे वज़रा हो चाहे सेक्रेटरी हो, जो भी इसके जिम्मेदार निकलते हैं उनको ओहदों से अलग किया जाएगा। देखिए किरण, सबसे पहले तो जो सेक्रेटरी थे फूड सिक्योरिटी के, उनको तब्दील कर दिया गया है और वो इस वक्त हाजिर उनको ओएसडी कर दिया गया है। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना चाहिए और बिल्कुल रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और जो देखें, मैंने आपको 2-3 इकदाम बता दिए जो वफाकी लेवल के ऊपर ऑलरेडी लिए गए हैं। बरदाना के ऊपर उसको इंश्योर किया जाएगा कि जो 400-500 रुपए का जो ये कह रहे हैं अभी हामिद साहब, वो कल से खत्म होगा और अगर इस तरह की कोई खबर आई तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।
और दूसरा मैंने आपको पास्को की प्रोक्योरमेंट का भी बता दिया कि उसके टारगेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक, तो वो आप कह प्रोसेस रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व होता है वो चाहे हुकूमत का हिस्सा इस वक्त हो, वो चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वज़रा हो, इसकी तहकीक पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। और फिर हामिद साहब, फिर हम आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे कि आप हुकूमत के इस इक़दाम को, इसकी तारीफ करें। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होंगे, MQM का मौक़िफ़ लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, 3 दिन पहले आप लोगों की MQM के वक्त की मुलाकात हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब से। क्या बातचीत हुई सर इस मुलाकात में? क्योंकि कुछ खबरें हैं कि MQM नून लीग के रवैये पर नाला है, वादे पूरे ना होने पर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात से आप लोगों ने आगाह किया, इस रवैये से आगाह किया सदर साहब को? देखिए, पूरे मुल्क में कोई एक जमात ऐसी नहीं है जिसके पास कम से कम खुद अपने पल्ले में सिंपल मेजॉरिटी होना। मुख्तलिफ सियासी जमातों को मिलकर ही जमहूरियत की इस गाड़ी को मजबूत और मुस्तहकम बनाना होगा और हुकूमतों को चलाना होगा और फिर आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना। असल तो वोट जो मिले हैं ना, PMLN को मिले, PTI को मिले, पीपल्स पार्टी और MQM में 4 बड़ी जमातें हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, और इनकी 20 सीटों से ऊपर, इनकी सीटें 20 से ऊपर सीटें इनकी अवाम ने वोट दिए हैं। ये जो सियासी माशी बहरान, महंगाई, बेरोजगारी, उसके खात्मे के लिए नहीं है। अब चाहे आप हुकूमत में जाके उसका खात्मा कराएं या कम कराएं उसे, या अपोजिशन में जाकर। तो अगर हम वजारतें नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन एक वजारत फिर भी किसी तरह ज़बरदस्ती हमारी झोली में डाल दी गई, बस वो तब करन ना चाहते हमने कबूल कर ली। अच्छा, अब ये तो मैं नहीं कर सकता ना कि मेरे शदीद इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी का 15 साल का दौर था, वो बदतरीन दौर था, उसमें हर तरह की आमरीत थी, कराची को कॉलोनी बनाया गया। अच्छा फारूक साहब, ऐसे भी बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दी है आपको। अगर एक तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा कि वाकई ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या सोच रही है MQM? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इख्तिदार पर और उसकी शराकत पर, हुकूमत में जाने पर तो PMLN से भी बहुत आखिर में जाके बात हुई थी। अभी तो ये एक पहली मुलाकात हुई इनसे, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कहता हूँ कि MQM अपोजिशन में रहकर सिंध में अपना किरदार अदा करेगी। फारूक साहब, पंजाब में और KPK में गवर्नर्स तब्दील हो गए, बलूचिस्तान के लिए भी नाम फाइनलाइज हो गया, लेकिन सिंध का अभी तक मामला सामने नहीं आया। क्या तय पाया है वहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे पास तो कोई अभी ऐसा अंदिया नहीं है कि हमारे गवर्नर को चेंज किया जा रहा है या चेंज किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बाकायदा अब तक नहीं आई हमारे पास कोई बाकायदा किसी जानिब से। आप किसी जानिब से का मतलब आप समझ जाए किसी जानिब से, ठीक है ना। जब नहीं आई है तो इस पर हम अभी क्यों, मतलब इस पर मैं कया सारा करूँ, कोई बात करूँ। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा, हुकूमत जजिस की तकर्री में आईनी तरमीम लाने के हवाले से फैसला करने जा रही है, क्या इस हवाले से आपसे कोई रब्ता किया गया है? और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के साथ, अगर वो दूर नहीं होते तो आप हिमायत करेंगे, वोट देंगे इस तरमीम के लिए? मेरे ख्याल में अभी तक MQM के सामने PMLN ने ये एजेंडा नहीं रखा है। अगर MQM के सामने बाकायदा वो एक हलीफ के तौर पे नहीं भी लाएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी में तो आएंगे ना। बकरे की माँ जब तक खैर बनाएगी, कहीं ना कहीं तो फंसेगी। तो हम उनको आड़े हाथों लेंगे और हम देखेंगे कि इसमें हमारा इख्तलाफ है, हमारा इत्तफाक है, और ये इसकी बुनियादी वजह क्या है। आगे मतलब हम क्यों जुडिशरी में जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं उसमें जाने की बजाय हम एक एजेंडे पर जा रहे हैं, जो सिंगल एजेंडा जो हम एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यह है कि एक जुडिशियल रिफॉर्म्स ड्यू है। फारूक सत्तार साहब, वैसे तारीख गवाह है सर, जिस जगह पर आप लोगों ने ज्यादा नाराजगी का इजहार किया है वहाँ आप लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप थे, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।